नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं चौथा कॉज जो हमने पढ़ा, पैरोसिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। इसकी वजह से भी जो है वो हीमोलाइटिक अनीमियाज होंगी। पैरोसिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया PNH जो है ये रेयर एक्वायर्ड डिसऑर्डर होता है, हमारी रेड सेल की मेम्ब्रेन का है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा कि ना क्रॉनिक इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस होगी वेसल के अंदर ड्यू टू अनड्यू सेंसिटिविटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स टू कॉम्प्लीमेंट ड्यू टू डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ द रेड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। यानी कि इतनी ज़्यादा उस रेड सेल की जो है ना सेंसिटिविटी कॉम्प्लीमेंट की तरफ जो है इतनी ज़्यादा हो गई है। क्यों इतनी ज़्यादा हुई है? ड्यू टू द इसकी जो मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है ना, उन रेड सेल की मेम्ब्रेन की प्रोटीन उनके सिंथेसिस में कोई डिफेक्ट आ गया है, जिसकी वजह से इसकी जो है सेंसिटिविटी कॉम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ गई है। अब ये जो डिफेक्ट है ना, ये सारे सेल्स हमारे जो माइलॉइड प्रोजेनिटर लीनिएज के हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, सबको ये अफेक्ट करेगा डिफेक्ट, जिसके नतीजे में क्या होगा? डेफिशिएंट हेमेटोपोइएसिस डिसऑर्डर जनरली जो है वो एडल्ट लाइफ में प्रेजेंट करेगा। पैथोजेनेसिस की इस तरह है कि PNH जो है वो हमने पढ़ा एक्वायर्ड है, क्लोनल डिजीज़ है सेल मेम्ब्रेन की, जबकि नॉर्मल क्लोन भी आल्सो प्रोलिफरेट करेगा, कंटिन्यूज टू प्रोलिफरेट। डिफेक्ट जो है वो म्यूटेशन आ जाती है स्टेम सेल्स में, अफेक्टिंग द माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल that is normally required for the biosynthesis of glucosyl phosphatidyl inositol GPI, essential for anchoring the cell। तो जो म्यूटेंट फॉर्म होगी ना जीन की, वो म्यूटेंट फॉर्म जीन की एक्स लिंक्ड जीन की हम उसको कहते हैं PIGA, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटाइल ग्लाइकन। थस एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इसमें पार्शियल या कंप्लीट डेफिशिएंसी हो जाएगी इस एंकर प्रोटीन की। ठीक है, ये एंकर प्रोटीन है ना, यहाँ पढ़ा हमने, तो वो डेफिशिएंट होगा क्योंकि म्यूटेशन आ गई। आउट ऑफ अबाउट 20 सच प्रोटीन्स डिस्क्राइब्ड सो फार, द लैक ऑफ 2 ऑफ द प्रोटीन, एक है डिके एसेलरेटिंग फैक्टर DAF, CD55 कहेंगे, और दूसरा मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस MIRL, जिसको हम CD59 भी कह रहे हैं। अच्छी तरह से ये दोनों नाम रट लें आप लोग। तो ये जो प्रोटीन्स अगर नहीं होंगी 20 में से अगर ये 2, तो ये RBCs को अनड्यूली सेंसिटिव कर देंगी टू द लाइटिंग इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब ये इजीली RBCs टूट सकते हैं अगर ये 2 प्रोटीन्स ना हुई तो अब हमें क्लिनिकल और लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी PNH में? हीमोलाइटिक अनीमिया तो 100% होगी, क्योंकि एंकर प्रोटीन नहीं रहा, तो RBC सेंसिटिव हो गए टू द कॉम्प्लीमेंट और हीमोलाइसिस हो गई। इसके अलावा हमें पैनसाइटोपिनिया मिलेगी, यानी कि ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया माइल्ड सी और दूसरी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि जो माइलॉइड सीरीज़ है वो सारे अफेक्ट हो रहे हैं, RBC भी हो रहे हैं, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी, सब में जो है वो म्यूटेशन होगी, तो इसलिए पैनसाइटोपिनिया होगा, सब का नंबर कम हो रहा है। इसके अलावा हमें इंटरमिटेंट क्लिनिकल हीमोग्लोबिन यूरिया मिलेगा, यूरिन में हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होगा। अक्यूट हीमोलाइटिक एपिसोड्स रात के तरह टाइम होते हैं, आइडेंटिफाइड बाय द पैसेज ऑफ द ब्राउन यूरिन इन द मॉर्निंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों इंटरमिटेंट क्लिनिकल हीमोग्लोबिन यूरिया क्यों हो रहा है, यूरिन में इंटरमिटेंटली आ रहा है जा रहा है, क्यों हीमोग्लोबिन? क्योंकि असल में ना ये जो हीमोलाइसिस का एपिसोड होता है ना कि RBC टूटते हैं, ये ज़्यादातर रात के टाइम होता है। तो जब पेशेंट सुबह को उठता है तो उसको ब्राउन कलर का यूरिन मिलेगा। नंबर 4 है हीमोसिड्रिन यूरिया, ये भी इसमें बहुत कॉमन है, हीमोसिड्रिन बढ़ जाएगा यूरिन में। वीनस थ्रोम्बोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। Presence of inordinate sensitivity of the red blood cells, leukocytes and platelets to the complement in PNH can be demonstrated by in vitro by Ham's test. Ham's test से हम इसकी sensitivity का अंदाज़ा लगाएंगे using the red cell lysis at acidic pH, या फिर हम सुक्रोस हीमोलाइसिस टेस्ट के ज़रिए करेंगे। ठीक है, एसिडिक pH पे या सुक्रोस हीमोलाइसिस टेस्ट से। 20% जो PNH के केसेस हैं ना, वो डेवलप कर जाते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव या माइलोडिस्प्लास्टिक डिसऑर्डर, एंड इवन सम जो है वो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया डेवलप कर जाते हैं। देन अब हम आ जाते हैं हमारी 5th जो कॉज था हीमोलाइटिक अनीमिया का, कि हीमोलाइटिक अनीमिया इन स्प्लीनोमेगैली। देखिए हीमोलाइटिक अनीमिया जो है वो स्प्लीनिक इनलार्जमेंट जो है उसमें कॉमन है, जो कि किसी भी कॉज की वजह से हो सकती है। स्प्लीनिक इनलार्जमेंट किसी भी कॉज की वजह से हुई तो उसमें हमें हीमोलाइटिक अनीमिया मिलती है कॉमनली।
नॉर्मली हमारी स्प्लीन एक फ़िल्टर की तरह एक्ट कर रही होती है और वो ना डैमेज जो होते हैं ना हमारे रेड ब्लड सेल डैमेज, उनको ट्रैप कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, और स्प्लीनिक मैक्रोफेज उनको फैगोसाइटोज कर देते हैं। अब एबनॉर्मल स्प्लीन जो है वो पोज करेगी नो रिस्क टू द नॉर्मल ब्लड सेल, नॉर्मल जो होंगे उनको वो कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन स्प्लीनोमेगैली अगर हो गई है, वो स्प्लीन अगर बड़ी हो गई है, तो वो एग्जेगरेट कर देगी डैमेजिंग इफेक्ट टू विच द रेड सेल्स आर एक्सपोज्ड। ठीक है, ज़्यादा वो अब उनको हिमोलाइज करेगी, तोड़ेगी और फैगोसाइटोस वगैरह करेगी। बिसाइड्स द हीमोलाइटिक एनीमिया, स्प्लीनोमेगैली जो होती है ना, ये एसोसिएटेड है विथ पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, बाकी भी रिड्यूस होगा नंबर सेल्स का। स्प्लीनेक्टोमी अगर हम करें या साइज़ जो होता है ना स्प्लीन का उसको कम कर दें बाय एप्रोप्रिएट थेरेपी, तो अनीमिया सही हो सकती है। एज वेल एज ल्यूकोसाइट का और प्लेटलेट्स का काउंट यानी पैनसाइटोपिनिया भी सही हो सकता है। तो ये इसका काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, स्प्लीनेक्टोमी या रिडक्शन इन द साइज ऑफ स्प्लीन। एक्वायर्ड एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर हीमोलाइटिक अनीमिया कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं हेरिडिटरी इंट्रा कॉर्पस्कुलर हीमोलाइटिक अनीमिया पे। अब ये यूजुअली रिजल्ट होती है इंट्रा कॉर्पस्कुलर यानी ब्लड सेल का आरबीसी के अंदर का कोई डिफेक्ट है। अकॉर्डिंगली इनको हमने ब्रॉडली दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। एक हेरिडिटरी एब्नॉर्मलिटी रेड सेल की मेम्ब्रेन में है, दूसरी हेरिडिटरी एब्नॉर्मलिटीज इंटीरियर यानी अंदर अंदर सेल के हैं, इंटीरियर ऑफ द रेड सेल, मेम्ब्रेन एंड इंटीरियर। तो अगर हम एब्नॉर्मलिटी रेड सेल की मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें जो है वो ब्लड फिल्म की एग्जामिनेशन पे आइडेंटिफाई हुई हैं। तीन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेड रेड सेल की मेम्ब्रेन डिफेक्ट हैं। एक है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस जिसको हम ओवेलोसाइटोसिस भी कहते हैं, और तीसरा है हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस, स्फेरो एलिप्टो स्टोमेटो। डिटेल देखें, स्फेरोसाइटोसिस में क्या होगा, ये कॉमन टाइप है हेरिडिटरी हीमोलाइटिक अनीमिया की, कॉमन है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें रेड सेल की मेम्ब्रेन एबनॉर्मल होगी। पैथोजेनेसिस किस तरह है कि मॉलिक्यूलर एबनॉर्मलिटी जो है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में वो प्रोटीन्स में कोई डिफेक्ट आ गया है। वो प्रोटीन्स जो कि लिपिड बाइलेयर होती है ना टू द अंडरलाइंग साइटोस्केलेटन, उसको एंकर कर रहे होते हैं ये प्रोटीन लिपिड बाइलेयर को। ये प्रोटीन की एबनॉर्मलिटीज़ स्कीमेटिकली भी 12.23 में शोन है। ठीक है, इस फिगर में सबसे पहला है नंबर 1 स्पेक्ट्रिन डेफिशिएंसी। ऑलमोस्ट ऑल द केसेस जो है उनमें डेफिशिएंसी होगी स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ द रेड सेल मेम्ब्रेन स्पेक्ट्रिन की। ठीक है, तकरीबन सारों में स्पेक्ट्रिन की डेफिशिएंसी मिलेगी। अब इस स्पेक्ट्रिन की जो डेफिशिएंसी है ना, ये को रिलेट करेगी विद द सिवियरिटी ऑफ अनीमिया। म्यूटेशन स्पेक्ट्रिन की बाय रिसेसिव इनहेरिटेंस जिसको हम कहते हैं अल्फा स्पेक्ट्रिन, ये वाला जो अल्फा स्पेक्ट्रिन है, तो ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ अनीमिया करवाता है। जबकि म्यूटेशन अगर डोमिनेंट इनहेरिटेंस फॉर्म होगी बीटा स्पेक्ट्रिन की, तो इसमें माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज़ होगी। ये अच्छी तरह से पॉइंट याद कर लें, बीटा वाला माइल्ड है। नंबर 2 है एनकायरिन एबनॉर्मलिटी। अबाउट हाफ ऑफ द केसेस हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में हमें डिफेक्ट मिलता है इस एनकायरिन प्रोटीन में, जो कि बाइंड कर रही है प्रोटीन 3 को और प्रोटीन 3 को और स्पेक्ट्रिन को आपस में। देखिए ये स्पेक्ट्रिन है, ये बैंड 3 है, तो इसको और इसको ये बीच में एनकायरिन बाइंड कर रही है। तो हाफ ऑफ द केसेस इसकी एबनॉर्मलिटी के होते हैं। होमोजाइगस स्टेट जो है विथ रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न हैज़ सिवियर अनीमिया। ठीक है, अगर होमोजाइगस होगा और वो रिसेसिव इनहेरिटेंस का होगा तो उसमें सिवियर अनीमिया होगी। जबकि हेट्रोजाइगोट्स विथ मोर कॉमन डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न हैव माइल्डर अनीमिया, इस वाले में माइल्डर अनीमिया मिलेगी हेट्रो में। होमो हो लेकिन रिसेसिव हो तो उसमें ज़्यादा मिलेगी। किसमें, एनकायरिन वाले में। इनहेरिटेड म्यूटेशन जो है ना स्पेक्ट्रिन की या एनकायरिन की, वो कॉज कराएगी डिफेक्ट इन एंकरिंग ऑफ द लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन, इसको एंकर करने में दोनों में अगर होगा तो मसला हो सकता है। तो रेड सेल्स इस तरह के अनस्टेबल मेम्ब्रेन वाले जो है ना, वो अपना नॉर्मल वॉल्यूम जो है वो लूज़ कर जाएंगे जब वो सर्कुलेशन में जैसे ही रिलीज़ होंगे। तो उनकी जो मेम्ब्रेन है वो फर्दर लूज़ होगी टिल दे अकोमोडेट द गिवन वॉल्यूम। जितना उनका वॉल्यूम है उसको वो बर्दाश्त जितना कर सकेंगे, तो अकोमोडेट करने के लिए जो उनका वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, स्फीरोइडल कंटोर के स्मॉलर साइज़ के रेड ब्लड सेल में बन जाएंगे इस तरह के।
इसको हम कह देंगे माइक्रोस्फेरोसाइट। ठीक है, क्या है ये? माइक्रोस्फेरोसाइट। ये डिफॉर्म्ड रेड सेल्स हैं और ये फ्लेक्सिबल नहीं होते जिस तरह हमारे नॉर्मली बायकनकेव रेड सेल्स होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। और इनकी जो रिजिड सेल्स हैं ये पास नहीं हो पाएंगे स्प्लीन से, एंड इन द प्रोसेस ये अपनी सरफेस मेम्ब्रेन को और लूज़ करते जाएंगे। ये फिर प्रोड्यूस कर देगा सब पॉपुलेशन ऑफ हाइपर स्फीरोइडल रेड सेल्स इन द पेरिफेरल ब्लड विच आर सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। ठीक है, ये हाइपर स्फीरोइडल आगे जाके फिर रेड सेल बन जाएंगे, क्योंकि ये स्प्लीन से टूट भी नहीं रहे तो और ज़्यादा ये स्फीरोइडल हो जाएंगे कि इनकी मेम्ब्रेन से पीछे लूज़ होती जा रही हैं। अब हमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा? इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के पेशेंट्स में ना ये किसी भी एज में एक तो अपेरेंट हो सकती है, इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक। ठीक है, इन प्रोटीन्स का मसला हुआ और इस तरह के स्फेरोसाइट्स बन गए, ओल्ड एज इन्फेंसी कहीं पे भी। तो इक्वल सेक्स इंसिडेंस है, तो फैमिली हिस्ट्री इसमें प्रेजेंट होती है। मेजर जो क्लिनिकल फीचर है वो अनीमिया है जो माइल्ड टू मॉडरेट होगी, स्प्लीन इनलार्ज होगी, स्प्लीनोमेगैली मिलेगी हमें। जॉन्डिस जो है ना वो हो रहा है क्योंकि कंसनट्रेशन अनकॉन्जुगेटेड यानी इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की प्लाज्मा में बढ़ रही है, इसीलिए हम इसको कंजेनाइटल हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की वजह से होता है कि वो हीम जो है वो आरबीसी अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसमें कॉन्जुगेट नहीं हो पा रहा और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ रहा है। पिगमेंट गॉलस्टोन्स हमें फ्रीक्वेंटली मिलेंगे क्योंकि बाइल पिगमेंट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है। स्प्लीनेक्टोमी ही एक रिलायबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, अच्छी तरह से याद कर लें। स्प्लीन ही नहीं रहेगी तो स्फेरोसाइट्स और जो बने हैं हाइपर स्फीरोइडल रेड सेल्स वो भी नहीं बनेंगे और ना ही हीमोलाइसिस होगी। अब हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में हमें लैब फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी? बायोकेमिकल और हेमाटोलॉजी फाइंडिंग्स में हमें अनीमिया माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री की, रेटिकुलोसाइटोसिस यानी बड़े हुए होंगे, रेटिकुलोसाइट 5 to 20%। इसके अलावा ब्लड फिल्म में हमें वही माइक्रोस्फेरोसाइट्स जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई उस तरह के माइक्रोस्फेरोसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, ये एब्नॉर्मलिटी मिलेगी हमें एरिथ्रोसाइट्स की। MCV मीन कॉर्पस्कल का जो वॉल्यूम है वो या तो नॉर्मल होगा या वो स्लाइटली डिक्रीज हुआ होगा, लेकिन मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन बढ़ी हुई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब वॉल्यूम कम होगा तो उसको हीमोग्लोबिन को भी वहाँ पे एडजस्ट करना है तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा। देन है ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट, ये हेल्पफुल होता है इन टेस्टिंग द स्फीरोइडल नेचर ऑफ द रेड सेल्स। ठीक है, स्फीरोइडल जो नेचर होती है ना रेड सेल्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इजीली लाइज कर जाते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ लो साल्ट कंसनट्रेशन, दैट इज़ कि ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये टेस्ट होता है इनको टेस्ट करने के लिए स्फीरोइडल नेचर को। ये देखिए फिगर, इसमें ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट है इन द हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। इसमें शो है कि फ्रेजाइलिटी जैसे NaCl की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है तो उसकी जो फ्रेजाइलिटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो लाइसिस का जो चांसेस है और ज़्यादा हो रहे हैं। नॉर्मली इस अगर कंसनट्रेशन पे लाइस कर रहा है तो जब NaCl हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में उसको ज़्यादा NaCl में करेगा, ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, ज़्यादा NaCl होगा तो। देन ऑटो हीमोलाइसिस टेस्ट होता है, ये भी बिल्कुल ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट की तरह ही होता है आफ्टर इंक्यूबेशन, और इसमें हमें स्पॉन्टेनियस ऑटो हीमोलाइसिस मिलेगी। 10 to 15% रेड सेल्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल रेड सेल्स लेस देन 4%। ठीक है, स्पॉन्टेनियस ऑटो हीमोलाइसिस 10 to 15% रेड सेल्स हमें मिलेंगे और नॉर्मल रेड सेल 4 से भी कम, 4% से। ऑटो हीमोलाइसिस जो है वो करेक्टेबल है अगर हम उसमें ग्लूकोज के एडिशन कर दें तो। देन है डायरेक्ट कूम्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, ये नेगेटिव आएगा, सो एज टू डिस्टिंग्विश इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे फ्रॉम द एक्वायर्ड स्फेरोसाइटोसिस ऑफ द ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, वो एक्वायर्ड वाली थी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आता है डायरेक्ट कूम्स में, यहाँ पे ये वाला नेगेटिव आएगा। स्फेरोसाइट्स जो है ना वो हमें ब्लड फिल्म में मिलते हैं आल्सो एक्वायर्ड इम्यून हीमोलाइटिक एनीमियाज में एंड फॉलोइंग रेड सेल ट्रांसफ्यूजन के बाद भी हमें स्फेरोसाइट्स मिलते हैं। तो हमने डिस्टिंग्विश करना है कि किस वजह से स्फेरोसाइट्स हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी टाइप पे आ जाते हैं हम, हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस, जिसको हम हेरिडिटरी ओवेलोसाइटोसिस भी कहते हैं। हेरिडिटरी एलिप्टो या ओवेलोसाइटोसिस अनदर ऑटोसोमल डोमिनेंट ही डिसऑर्डर है जो कि रेड सेल की मेम्ब्रेन प्रोटीन स्पेक्ट्रिन को इन्वॉल्व करेगा। ठीक हो गया। कुछ पेशेंट्स जो है उनको इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन
4.1 में। वैसे तो ये मतलब स्पेक्ट्रम का है मसला, लेकिन 4.1 वाली ये जो प्रोटीन, सॉरी कहाँ गया, वो जो प्रोटीन 4.1 होती है ना, वो असल में इस एक्टिन को, इस वाले एक्टिन को स्पेक्ट्रिन के साथ कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो कुछ को इनमें भी मसला होता है हेरिडिटरी लेप्टोसाइटोसिस वाले पेशेंट्स में। तो डिसऑर्डर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की तरह, लेकिन सिवाय कि जो ब्लड फिल्म है उसमें हमें ओवल या एलिप्टिकल रेड सेल्स मिलेंगे, ठीक है। और ये क्लिनिकली माइल्डर डिसऑर्डर है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले पढ़ा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की निस्बत, ये थोड़ा माइल्डर है। देन एक्वायर्ड कॉजेज जो है एलिप्टोसाइटोसिस की, उसमें आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एलिप्टोसाइट्स बन जाते हैं, एंड माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स की वजह से। ये देखिए पिक्चर, इसमें जो है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस ब्लड फिल्म में ये स्फेरोसाइट्स हैं, यहाँ पे लिम्फोसाइट, ये प्लेटलेट्स हैं, और ये नॉर्मल रेड सेल्स हैं, ये स्फेरोसाइट्स। तीसरी हमने बात की हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस होते हैं। अब स्टोमेटोसाइट्स असल में क्या है, कप शेप के आरबीसी होते हैं, कप शेप के, ठीक है। उनका एक सरफेस कनकेव होगा जबकि दूसरा उनका कन्वेक्स होगा, ठीक है। इस तरह से एक कनकेव है तो यहाँ से ये कन्वेक्स होगा, तो ये जो है ना सेंट्रल स्लिट लाइक या माउथ लाइक अपीयरेंस बना देगा रेड सेल्स की, बिल्कुल ऐसे सेंटर में से स्लिट बनी हुई होगी। एक अगर इससे अगर कनकेव है तो ये कन्वेक्स होगा। तो जो अंडरलाइंग डिफेक्ट है इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन वो है स्टोमेटिन। स्टोमेटिन प्रोटीन का इसमें मसला होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शो करेगा ये वाली डिजीज़। और स्टोमेटोसाइट्स जो है ना वो स्वॉलन रेड सेल्स होते हैं, इनको हम ओवर हाइड्रेटेड रेड सेल्स कहते हैं। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पोटेशियम की और सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से ये रेड सेल्स ओवर हाइड्रेटेड होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अफेक्टेड पेशेंट्स जो है उनमें माइल्ड एनीमिया और स्प्लीनोमेगैली हमें मिलेगी। अब रेड सेल मेम्ब्रेन के बाद अब हम आ जाते हैं दूसरे हेरिडिटरी डिसऑर्डर ऑफ द रेड सेल इंटीरियर का, ठीक है। इनहेरिटेड जो डिसऑर्डर होते हैं इंटीरियर ऑफ द रेड सेल का, उसमें दो ग्रुप्स में हमने क्लासीफाई कर दिया है। एक रेड सेल की कोई इंजाइम में डिफेक्ट है, इंजाइमोपैथीज। दूसरा डिसऑर्डर ऑफ द हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिनोपैथीज। इंजाइम में जो है रेड सेल के जो मेटाबॉलिज्म है, वो जो दो पाथवेज होते हैं उनमें कोई डिफेक्ट हो सकता है। एक है डिफेक्ट इन द हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, एचएमपी शंट में। इसमें कॉमन एग्जांपल है G6PD की डेफिशिएंसी, ठीक है। एचएमपी शंट में कोई डिफेक्ट आ गया, G6PD एग्जांपल है। दूसरा एम्बेडेड मेयरहोफ पाथवे जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ग्लाइकोलिटिक पाथवे जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है डिफेक्ट आ गया है कोई। तो इसमें जो एंजाइम की डेफिशिएंसी हमें मिल सकती है वो पायरुवेट काइनेज की। यहाँ पे ये फिगर देखिए, यहाँ पे जो है शोन है एब्रीवेटेड पाथवे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का, एम्बेडेड मेयरहोफ एंड एचएमपी शंट जो है वो शोन है। ये एम्बेडेड मेयरहोफ, ये एचएमपी शंट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। दो रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD जिसको कहते हैं, और दूसरा पायरुवेट काइनेज, ये जो है बोल्ड में शोन है। तो इन एंजाइम्स में डिफेक्ट आ सकता है, तो ये आ गया एंजाइमोपैथीज। दूसरी है हीमोग्लोबिनोपैथीज, तो ये स्ट्रक्चरली दो सब ग्रुप्स में डिवाइड हुई है। स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं सिकल सेल सिंड्रोम में होता है, या कोई और हीमोग्लोबिनोपैथीज में स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल है। दूसरा या तो ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम हो गई है, जैसे थैलेसीमिया मोस्ट कॉमन इसकी एग्जाम्पल है। अब ये डिसऑर्डर्स जो है अब नीचे देखेंगे, रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट्स यानी एंजाइमोपैथीज में G6PD वाली डिटेल देखें। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट के डिफेक्ट्स में से जो मोस्ट कॉमन है वो है G6PD की डेफिशिएंसी। ये मिलियंस ऑफ पीपल को पूरी दुनिया में अफेक्ट करता है। G6PD जीन जो है ना वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी इसीलिए जो है ना सेक्स एक्स लिंक्ड ट्रेट करवाएगी, जो कि मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, जबकि फीमेल्स जो होंगी वो इसमें हमेशा कैरियर्स होती हैं, ठीक है, और वो एसिम्टोमेटिक होती हैं। सेवरल जो वेरिएंट्स हैं G6PD की वो डिस्क्राइब्ड है। नॉर्मल G6PD वेरिएंट जो है वो डिज़ाइनेट हुआ है एज टाइप बी, लेकिन ब्लैक्स में जो है वो नॉर्मली ए पॉजिटिव टाइप G6PD वेरिएंट भी होता है। जो मोस्ट कॉमन और सिग्निफिकेंट क्लिनिकल वेरिएंट है ना वो है ए नेगेटिव टाइप, ये ब्लैक मेल्स में फाउंड होता है। हीमोग्लोबिन एस जीन की तरह जो ए नेगेटिव टाइप है ना G6PD वेरिएंट का, ये कन्फर करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया। ए नेगेटिव वाला मलेरिया के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्ट करता है। असल में ए नेगेटिव G6PD वाले जो वेरिएंट वाले जो लोग होते हैं उनके रेड सेल्स का शॉर्टन लाइफ स्पैन होता है,
लेकिन उनको अनीमिया नहीं होती विदाउट अनीमिया। हावेवर ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये हीमोलाइटिक एपिसोड्स डेवलप करेंगे जब भी उनको ऑक्सीडेंट स्ट्रेस मिलेगा। ऑक्सीडेंट स्ट्रेस जैसे वायरल या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कुछ ड्रग्स जैसे एंटी मलेरियल, सल्फोनामाइड, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, एस्प्रिन, विटामिन के। इसके अलावा जब मेटाबॉलिक उनमें एसिडोसिस हो जाएगी या जब वो फेवा बीन्स की इंजेक्शन करेंगे, फेविज़िम, इस तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में उनमें सिर्फ हीमोलाइसिस होगी वरना नहीं होगी। अब पैथोजेनेसिस पे आए G6PD की, तो नॉर्मली हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं, वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीडेंट स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि उनमें एडिक्वेट जनरेशन हो रही होती है ग्लूटाथायोन की। ग्लूटाथायोन अच्छी तरह से बन रहा होता है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन बन रहा होता है विया हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट की मदद से। ठीक है। अब इंडिविजुअल्स जिनमें G6PD की ही डेफिशिएंसी है, जो कि एक असल में एंजाइम है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में चाहिए होता है इसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, तो अगर उनमें G6PD की डेफिशिएंसी है तो वो फेल कर जाएंगे टू डेवलप एडिक्वेट लेवल ऑफ रिड्यूस ग्लूटाथायोन। ये उनका जो है वो कम हो जाएगा उनके रेड सेल्स में। तो ये जो है वो रिजल्ट कर देगा इन द ऑक्सीडेशन एंड परसिपिटेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा और परसिपिटेट कर जाएगा हीमोग्लोबिन रेड सेल्स के अंदर और हीम्स बॉडीज बन जाएंगी। बिसाइड्स द G6PD डेफिशिएंसी वेरियस अदर एंजाइम्स भी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में इन्वॉल्व होते हैं और ये भी इनफ्रीक्वेंटली क्लिनिकल प्रॉब्लम्स कराएंगे। अब क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलेंगे? जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो अक्यूट हीमोलाइटिक अनीमिया की तरह होती हैं, जो कि आवर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ द ऑक्सीडेंट स्ट्रेस में हमें ये फीचर्स मिलेंगे घंटों के अंदर जैसे ही ऑक्सीडेंट स्ट्रेस हुआ। हीमोलाइसिस इज हाउएवर सेल्फ लिमिटिंग even if the exposure to the oxidant is continued since it affects the older red cells only। ठीक है, हीमोलाइसिस हमेशा सेल्फ लिमिटिंग है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स में हीमोलाइसिस होगी। हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल की तरफ आ जाएगा जब ओल्डर पॉपुलेशन ऑफ रेड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो यंगर वन है वो स्टिल रहेंगे सर्कुलेशन में, तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स जो है उनमें सिर्फ डार्कनिंग ऑफ द यूरिन होगी फ्रॉम हीमोग्लोबिन यूरिया, लेकिन मोर सिवियरली जो अफेक्टेड पेशेंट्स होंगे ना उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आएंगे लाइक जॉन्डिस हो जाएगी। ट्रीटमेंट जो है इसका भी डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ द हीमोलाइटिक एपिसोड। प्रिवेंट करना है यानी कि हमें ऑफेंडिंग एजेंट्स को ही स्टॉप करना है। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम रेयरली इंडिकेट करते हैं। लैब फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी? नंबर 1, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अक्यूट हीमोलाइसिस। ठीक है, अक्यूट हीमोलाइसिस हो रही है तो उसमें हमें क्या मिलेगा? वहाँ पे हमें हेमाटोक्रिट जल्दी से गिर जाएगा 25 to 30%। यानी ये हेमाटोक्रिट क्या होता है? परसेंट ऑफ द रेड सेल या वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल, सॉरी नंबर ऑफ द रेड सेल्स कह सकते हैं हम, पर ml ऑफ द ब्लड में, तो वो गिर जाएगा। ठीक है, कम हो जाएंगे और ये रैपिड फॉल हमें मिलेगा एक्यूट हीमोलाइसिस में, रैपिड फॉल हेमाटोक्रिट का। फीचर्स ऑफ इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस जैसे कि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा और हेप्टोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में वो भी कम हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन हीम ज़्यादा है तो हेप्टोग्लोबिन उससे बाइंड करके जल्दी जल्दी इसको क्लियर कर रहा है तो हेप्टोग्लोबिन के लेवल कम मिलेंगे। हीम्स बॉडी की फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो है हमें नज़र आएंगी सुप्रावाइटल स्टेन्स से जैसे कि क्रिस्टल वॉयलेट पे। ठीक है, इसको हम हीम्स बॉडी हीमोलाइटिक अनीमिया तभी कहते हैं, G6PD वाली अनीमिया को। ठीक है, हाउएवर हीम्स बॉडी जो है वो पहले नज़र नहीं आएंगी पहले 2 दिन, सिंस ये जो है हमारी स्प्लीन से रिमूव हो जाती हैं, यानी रेड सेल्स में से जो है वो हीम्स बॉडीज स्प्लीन उसको रिमूव कर रही है, तो जहाँ से वो रिमूव करेगी ना वहाँ पे वो बाइटन अपीयरेंस होगी तो फ्रेगमेंटेड रेड सेल बन जाएगा। यानी कि इस तरह से अगर तो यहाँ से हीम्स बॉडी से रिमूव हुई तो इस तरह का सेल बन जाएगा क्योंकि यहाँ से स्प्लीन ने उसको हीम्स बॉडी को रिमूव कर लिया है, तो हम इसको कहते हैं बाइट सेल्स। नंबर 2, बिटवीन द क्राइसिस। ये सबसे पहले हमने अक्यूट हीमोलाइसिस का पीरियड देखा है। बिटवीन द क्राइसिस में अगर हम देखें तो अफेक्टेड पेशेंट जो है ना उसमें कोई अनीमिया नहीं मिलेगी हमें। रेड सेल का जो सर्वाइवल है हाउएवर वो शॉर्टन हो जाएगा। ठीक है, रेड सेल का सर्वाइवल शॉर्टन हुआ है। डायग्नोसिस G6PD एंजाइम डेफिशिएंसी की हम करते हैं इट्स वन ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट से, जैसे कि मेथिमोग्लोबिन रिडक्शन टेस्ट, फ्लोरोसेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, एस्कोर्बेट साइनाइड स्क्रीनिंग टेस्ट, या फिर डायरेक्ट एंजाइम असे रेड सेल्स के ऊपर हम करेंगे। तो ये अच्छी तरह से याद करें, डिफरेंट टेस्ट हम करते हैं परफॉर्म।
दूसरी एंजाइमोपैथी हमने कहा पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी। इसकी डिटेल देखें तो ये जो है ओनली सिग्निफिकेंट एंजाइमोपैथी है एम्बेडेड मेयर ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। डिसऑर्डर जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न सेम इनहेरिट होता है। हेट्रोजाइगोट जो होते हैं ना, हेट्रोजाइगोट वो इंटायरली एसिम्टोमेटिक होंगे, लेकिन जो होमोजाइगोट हैं वो जो है अर्ली चाइल्डहुड में अनीमिया के साथ प्रेजेंट करेंगे, जॉन्डिस होगा इनमें और स्प्लीनोमेगैली होगी। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में। अब लैब फाइंडिंग इसमें जो है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होगी पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी में। ठीक है, शेप वगैरह सेल्स की नॉर्मल है। इसके अलावा रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगी, बढ़ेगी रेटिकुलोसाइट्स का नंबर। बिजार रेड सेल्स ब्लड फिल्म में हमें नज़र आएंगे। ऑस्मेटिक फ्रेजाइलिटी इसमें यूजुअली नॉर्मल होती है, लेकिन इंक्यूबेशन जो है वो उसके बाद उसकी और ऑस्मेटिक फ्रेजाइलिटी बढ़ जाएगी इंक्यूबेशन के बाद। ऑटो हीमोलाइसिस इसमें बढ़ जाएगी, लेकिन अनलाइक द हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस ये ऑटो हीमोलाइसिस जो है ग्लूकोज के एडिशन के बाद भी सही नहीं होगी, वहाँ पे सही हो रही थी। नंबर 6, डायरेक्ट स्पेसिफिक एंजाइम असे रेड सेल्स पे जो है ना वो ओनली मेथड है ऑफ इस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस। जो ओनली मेथड है कि उसमें हम डायरेक्ट स्पेसिफिक एंजाइम असे करेंगे रेड सेल्स पे। ठीक है, ये एंजाइम जो है पायरुवेट काइनेज वगैरह डेफिशिएंसी इसको फाइंड करने के लिए डायरेक्ट एंजाइम असे।